तो आज हम MD-CAT केमिस्ट्री 2024 में चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, और ये इसके टॉपिक्स हैं PMDC सिलेबस के अकॉर्डिंग। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है, ऑर्बिटल्स को पढ़ना है, क्वांटम नंबर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके 4 रूल्स, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, बोर्स एटॉमिक मॉडल, ये चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, तो 1 बाय 1 कर लेते हैं टॉपिक को। अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको पता है एटम का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं, एटम की साख्त हम लोग पढ़ते हैं। तो एटम के बारे में तो आप सब जानते हैं कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, तो एटम के बारे में तो राइट सी बात है, एप्टीट्यूड लेवल में स्टूडेंट जानता है, हर कुछ जानता है इसके बारे में कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, मादे का सबसे छोटा ज़र्रा एटम कहलाता है। ठीक है, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, तो दैट इज़ एटम। और एटम के अंदर आपको ये भी पता है कि एटम के अंदर हमारे पास और भी पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, उनको कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। वैसे तो बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, 3 बेसिक पार्टिकल्स हैं, वो नाम तो जानते ही आप सब। एक हमारे पास है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। ये 3 पार्टिकल्स, इसमें से जो प्रोटॉन है ना, इसकी डिस्कवरी और इसकी प्रॉपर्टीज़ को सिलेबस में रखा गया। वैसे तो इलेक्ट्रॉन भी पढ़ सकते हैं, वैसे तो न्यूट्रॉन को भी पढ़ सकते हैं, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, चैडविक एक्सपेरिमेंट, लेकिन रखा गया नहीं है सिलेबस में। तो जब चीज़ें आपके लिए आसान की जा रही है तो हम इसको बिला वजह मुश्किल नहीं करें। ठीक है, राइट से बातें कंप्लीट कर लेते हैं, सारे चैप्टर है, सब पढ़ना है, सिर्फ यही चैप्टर थोड़ी ना पढ़ना है कि चलो सिर्फ यही पढ़ना हो तो पढ़ लेते हैं पूरा, पढ़ना तो और भी बहुत कुछ है। तो बेहतर है कि हम सिलेबस के लिहाज से बाउंड रहें, क्योंकि सिलेबस से आउट वो दे नहीं सकते, ये रूल है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को पढ़ेंगे, प्रोटॉन की डिस्कवरी। और राइट सी बात है, ये सारे रट्टा वाले टॉपिक्स हैं, इसमें लंबे लंबे पैराग्राफ लिखने होते हैं, जो कि हम लिखेंगे नहीं, हमें सिर्फ समझना है कुछ पॉइंट्स को और ख़त्म कर देना। इस लिहाज से बहुत आसान चैप्टर है। हाँ, लिखने के लिहाज से बहुत मुश्किल चैप्टर है। अब यही चैप्टर इंटरमीडिएट में बहुत मुश्किल था, चूँकि उसमें लिखने का, याद करने का बहुत कुछ था। अब इस साइड से बात एप्टीट्यूड में हम इतना याद थोड़ी ना करते हैं, इतना थोड़ी ना लिखते हैं, तो ये आसान हो जाएगा चैप्टर। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, प्रोटॉन की डिस्कवरी। अब प्रोटॉन आपको पता है कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या है? एक न्यूक्लियॉन है। न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल होता है उसको न्यूक्लियॉन कहते हैं। 2 न्यूक्लियॉन्स हमारे पास होते हैं, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन। इन दोनों को मिलाकर न्यूक्लियॉन कहा जाता है, द पार्टिकल्स इनसाइड न्यूक्लियस। तो प्रोटॉन भी एक न्यूक्लियॉन है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है एटम के। लेकिन फिर फ़र्क चार्ज क्या? प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होता है, नो चार्ज होता है। ठीक है, तो अब जो प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर पार्टिकल है इन द एटम, उसको कैसे डिस्कवर किया गया, इसकी डिस्कवरी है। तो लिटिल बिट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ उसके बारे में। सबसे पहले तो इसका जो डिस्कवरर है, इसका डिस्कवरर कौन है? किसने डिस्कवर किया प्रोटॉन को? नहीं भाई, पूरा नाम था उसका यूजीन गोल्डस्टीन, जिसको सिर्फ गोल्डस्टीन के नाम से आपने पढ़ा होगा। यूजीन गोल्डस्मिथ ये एक जर्मन साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने, या जर्मन फिजिसिस्ट थे, इन्होंने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था, यूजीन गोल्डस्मिथ ने। ठीक है, तो जर्मन थे ये। और 1886 में किया था। वैसे एयर किसी काम की नहीं है, एयर नहीं पूछा जाता कि कौन सा किस साल हुआ एक्सपेरिमेंट, वो नॉलेज के लिए जैसे मैं बता रहा हूँ, एयर नहीं याद रखना है कि किस साल हुआ। तो डिस्कवरी प्रोटॉन की जो है वो यूजीन गोल्डस्मिथ ने की, यूजीन गोल्डस्टीन ने की, जर्मन थे, 1886 में। अच्छा, जो उन्होंने अपरेटस यूज़ किया, तो वो अपरेटस कौन सा था? क्या नाम है अपरेटस का? इसके डिस्चार्ज ट्यूब, इसीलिए हम उसको डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अच्छा, यही डिस्चार्ज ट्यूब से इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हुआ था, और इसी डिस्चार्ज ट्यूब से प्रोटॉन भी डिस्कवर हुआ। इसी को डिस्चार्ज ट्यूब कहा जाता है। और लेकिन ये डिस्चार्ज ट्यूब थोड़ा सा चेंज था, इसमें जो कैथोड था ना, वो कैसा था? परफोरेटेड, बिल्कुल सही, विथ परफोरेटेड कैथोड। डिस्चार्ज ट्यूब विथ परफोरेटेड कैथोड, तो परफोरेशन थी, सबसे मेन चीज़ यही है इस पूरे टॉपिक में कि परफोरेटेड कैथोड इसने इस्तेमाल किया था। अब अगर मैं इसके डायग्राम यहाँ पर बना लूँ, आपको समझाने के लिए डायग्राम बनाने नहायत ज़रूरी है, उसकी बिना शायद आप ना समझ पाएँ।
तो अगर मैं यहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब के एक डायग्राम आपके सामने तैयार करता हूँ, क्योंकि डिस्कवरीज जो है ना बेटा डायग्राम से समझ में आती है। ये हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब ले लिया, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है जो ग्लास ट्यूब होती है, ठीक है, ग्लास की बनी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, इसी को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड डिस्चार्ज ट्यूब। उसने डिस्चार्ज ट्यूब लिया था। अब डिस्चार्ज ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड्स आ गए थे, एक इधर आ गया हमारे पास, एक इधर आ गया, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड्स आए थे, 2 इलेक्ट्रोड हमने ले लिए। इलेक्ट्रोड्स मेटल के बने हुए होते हैं, ठीक है, और दोनों को वायर की मदद से बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया गया। तो यहाँ पर एक बैटरी हमने लगा दी, वो सब चीज़ें बनाऊंगा, ठीक है, अभी तो डायग्राम बन रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये हमारे पास एक बैटरी है, ये हमारे पास बैटरी है। बैटरी भी थोड़ा हल्की फुल्की नहीं है, हाई वोल्टेज बैटरी है, 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट्स की यहाँ पर हमारे पास इसमें बैटरी है, ठीक है, 10,000 वोल्ट की बैटरी है। ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ग्लास का बना हुआ है, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। अब बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, प्लस से प्लस जुड़ता है, माइनस से माइनस जुड़ता है। अभी जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इसको क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एनोड, और नेगेटिव जो है वो उसको क्या कहा जाता है, कैथोड कहा जाता है। और इसके साथ यहाँ पर हम एक जो है ना एक पाइप कनेक्ट होती है डिस्चार्ज ट्यूब के साथ, एक पाइप कनेक्ट होती है इस तरह से, जो किस तरफ जा रही होती है, वैक्यूम पंप की तरफ। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टू वैक्यूम पंप। ये वैक्यूम पंप तक क्या हो रहा है कि ये हमारे पास ये जा रहा है। अब क्या काम है इसका मैं बताता हूँ। अब देखो इसके अंदर कोई गैस भर दी गई, गैस, इसलिए हम डिस्चार्ज ट्यूब को, इसको पूरा नाम गैस डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई गैस फिलअप कर दी जाती है, कोई गैस भरी जाती है। आप कोई भी गैस भर सकते हैं, वॉट एवर, जैसे कि हाइड्रोजन भर देते हैं, इसके अंदर हम लोग हाइड्रोजन गैस भर देते हैं, ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस आ गई इसके अंदर। आप नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी गैस भर सकते हैं, इट डजेंट मैटर, हर तरह से डिस्कवरी हो सकती है। अब जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो आपको पता है इससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। क्यों? चूँकि जो गैसेस हैं, गैसेस सारी के सारी क्या होती हैं भाई, इंसुलेटर होती हैं, नॉन कंडक्टर होती हैं, बैड कंडक्टर होती हैं। गैसेस से करंट पास कभी भी नहीं होता, जैसे एयर से करंट पास नहीं होता। हाँ, गैसेस को कंडक्टर बनाया जा सकता है, गैसेस कंडक्टर बन सकती हैं, लेकिन कंडीशन होती है 2 स्पेशल कंडीशन पर। 2 स्पेशल कंडीशन क्या होती है? पहले कंडीशन के हाई वोल्टेज, यस, हाई वोल्टेज, एंड दूसरा क्या होता है, लो प्रेशर। जब हाई वोल्टेज और लो प्रेशर करेंगे तो सूरत में ये जो गैस है ये हमारे पास बन जाएगी कंडक्टर, ठीक है। अब हाई वोल्टेज तो दे रहे हैं, 10,000 वोल्ट यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं इस बैटरी से, जिसको मिल रही है, तो हाई वोल्टेज तो है। तो वैसे नॉर्मली हवा से क्या होता है, करंट पास नहीं होती ना, एयर से करंट पास नहीं होती है, ऐसा नॉर्मली ऑब्जर्वेशन देखने में आती है। एयर से करंट पास होती है, जाहिर सी बात है हम सब मर जाते हैं, क्योंकि ये दरअसल यहाँ पर ये जो देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लगा है, इसके अंदर करंट है। अगर हवा से करंट पास होती तो करंट हवा से ट्रैवल करते हुए आप सबको लग जाती और आप सब मर जाते। तो ऐसा नहीं होता, लेकिन क्योंकि हवा, एयर बैड कंडक्टर है, गैसेस बैड कंडक्टर होती हैं। लेकिन कभी कभार ये करंट जो बिजली है ना वो हवा से पास हो भी जाती है। कैसे होती है? जब आप बारिश का मौसम आता है और जब थंडर शावर्स होती हैं, थंडर स्टॉर्म डेवलप होता है, उससे क्या होता है बेटा, बिजली कड़कती है। और जब बिजली कड़कती है तो कड़कते हुए क्या होता है, ज़मीन की तरफ, ज़मीन में भी आती है वो कड़कते हुए। अब ज़मीन में कैसे आ गई बिजली? तो करंट, वो एयर तो कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी। अब इसकी वजह 2 रीज़न होती है। यही कि पहली बात तो हाई वोल्टेज, मिलियंस ऑफ वोल्ट होता है किस पे बेटा, एक जब बिजली की थंडर बोल्ट जो होता है, बिजली की कड़क होती है, हाई वोल्टेज है। दूसरी चीज़ क्या कि यस, प्रेशर, लो प्रेशर, क्योंकि जब तूफान उस जगह पर आता है, थंडर शावर वहाँ बनते हैं जहाँ पर लो प्रेशर जनरेट होता है, लो प्रेशर एरिया। तो जब प्रेशर लो होता है तभी वहाँ पर थंडर शावर्स जनरेट होता है। अक्सर बता रहे होता है ना टीवी में, हवा का कम दबाव पाकिस्तान की तरफ रवा दवा है, खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव तश्कील पा चुका है, पाकिस्तान पर कराची अगले हफ्ते पहुंच जाएगा, बारिशें शुरू हो जाएंगी। तो हवा का कम दबाव मतलब लो प्रेशर रीजन ऑफ एयर, जो क्या करता है, अपने पास बादलों को खींच कर लाता है और बारिश और थंडर स्टॉर्म प्रोड्यूस करता है। सुना होगा भी आपने वेदर रिपोर्ट में, ठीक है। तो अब एयर का प्रेशर अगर कम हो और वोल्टेज ज़्यादा हो तो इस सूरत में क्या होता है, जो गैसेज है वो कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। और डिस्चार्ज ट्यूब में यही 2 काम किया जाता है, पहले तो हाई वोल्टेज दे रहे हैं और दूसरा यहाँ से वैक्यूम पंप जो है ना वो प्रेशर को रिड्यूस कर रहा है। तो यहाँ
वैक्यूम पंप का काम ही यही है, ठीक है। तो ये रिड्यूस करता है प्रेशर को, रिड्यूस प्रेशर, ये प्रेशर को रिड्यूस करता है। अब इससे क्या होगा, जैसे लो प्रेशर हाई वोल्टेज पर ये जो हाइड्रोजन गैस है, जो भी गैस है हाइड्रोजन गैस, ये गैस कैसी हो जाएगी, ये गैस हो जाएगी आयोनाइज। तो बहुत ज़्यादा लो प्रेशर करेंगे, बहुत ज़्यादा पॉइंट समझ लो कि 0 मतलब 1 मिलीमीटर ऑफ Hg तक कर लेते हैं, 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, वरना नॉर्मली होता है हमारे पास कितना 760 mm ऑफ Hg, तो 760 से कम करके 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक लाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा कम है, 760 टाइम्स डाउन कर रहे हैं देखा जाए तो उससे क्या होगा, गैसेस आयनाइज हो जाएंगे। आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि इनमें से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग अलग हो जाएंगे। तो ये नेगेटिव चार्जेस अलग हो जाएंगे इसके, ये नेगेटिव चार्जेस जो इलेक्ट्रॉन है, और पॉजिटिव चार्जेस इसके हमारे पास क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, माइनस प्लस अलग हो गए। अब इस पर अच्छा उन्होंने एक और काम भी किया होता है कि जो एनोड और कैथोड है इसके बैक साइड पर एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल की कोटिंग भी होती है। डिस्चार्ज ट्यूब को कोट किया जाता है एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल से, जिससे क्या होगा कि जब इस पर वो पार्टिकल्स आकर टकराएंगे तो ये ग्लो करेगा, ये चमकेगा। तो पीछे इस तरह से लगा दिया गया। और ये जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल होता है ये बना होता है ZnS, जिंक सल्फाइड का, जिंक सल्फेट, दिस विल बी जिंक सल्फाइड, ZnS होता है जिंक सल्फाइड। अब जो जिंक सल्फाइड होता है ना, ये हमारा फोटो सेंसिटिव मटेरियल होता है। व्हेनेवर एनी रेज स्ट्राइक टू इट देन इट स्टार्ट्स टू ग्लो, ये चमकेगा। अब ऐसे ही होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करने से क्या होता है कि ये जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करके जाते हैं। जैसे ये नेगेटिव चार्जेस हैं, माइनस चार्जेस हैं, तो ये क्या करेंगे बेटा, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे ऐसे मूव करके। पढ़ा है ना आपने ये सब, 9th क्लास में पढ़ा होगा, ये तो बच्चों वाली बातें हैं। मूव करके जाएंगे और जब, और ये जो है ना, जो नेगेटिव चार्ज, ये तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, दीज रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज, ये कैथोड रेज कहलाती हैं। अब ये कैथोड रेज के साइज में छोटे होते हैं, तो क्या होता है कि थिन मेटल फॉइल से आर पार हो जाते हैं पेनिट्रेट करके, और बैक साइड पे ग्रीन कलर का ग्लो जनरेट हो जाता है, जिससे क्या साबित होता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को एटम के अंदर मौजूद है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट गोल्डस्टीन का नहीं था, ये तो एक्सपेरिमेंट विलियम क्रूग का था, जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें तो प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़नी है, प्रोटॉन कैसे दरियाफ्त हुआ, ठीक है। अब देखो, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अगर यहाँ आएगा ना, अब ये से आर पार नहीं हो सकता, कैथोड से अभी आर पार नहीं हो सकता, इट कैन नॉट मूव बिहाइंड कैथोड। एंड व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट, चूँकि आपको पता है कि एक प्रोटॉन बराबर होता है 1836 इलेक्ट्रॉन के, पता है ये बात आपको? एक प्रोटॉन का मास 1836 इलेक्ट्रॉन के मास के बारे में के बराबर होता है, साइज, मास, सब कुछ। तो अब चूंकि इलेक्ट्रॉन जो छोटा होता है तो वो तो इस थिन मेटल फॉइल से पेनिट्रेट करके आर पार हो जाता है, लेकिन प्रोटॉन इससे आर पार नहीं हो सकता। ये जो प्रोटॉन है ये इससे आर पार नहीं हो सकता। इसी वजह से गोल्डस्टीन ने क्या किया, गोल्डस्टीन ने इस मेटल फॉइल में, इस इलेक्ट्रोड में क्या कर दिया, परफोरेशन कर दी, छोटे छोटे सुराख कर दिए। इसी वजह से इस कैथोड को बोला गया, फिर कौन सा कैथोड भाई, परफोरेटेड कैथोड। परफोरेशन करने की वजह यही थी चूँकि प्रोटॉन साइज में बड़े हैं इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में। इससे क्या हुआ कि जब उन्होंने परफोरेशन कर दी तो इस परफोरेशन से इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स बाहर आ गए और बैक साइड पर ग्लो हुआ, कैथोड के बैक साइड पे भी ग्लो हुआ। और ये जो ग्लो था ये रेड कलर का ग्लो था, रेड ग्लो हुआ है। जैसे वहाँ ग्रीन ग्लो हुआ तो यहाँ रेड ग्लो हुआ। इससे गोल्डस्टीन ने बताया कि एटम के अंदर ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है, चूँकि इलेक्ट्रॉन तो पहले डिस्कवर हो चुका था। उसने कहा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के अलावा एक दूसरा पार्टिकल भी होता है जिसका पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको अलग अलग नाम दिए गए। अब चूँकि ये कैथोड रेस था तो उसको नाम किसका दे दिया गया, एनोड रेस का नाम दे दिया गया। अब ये कैथोड रेस है तो ये एनोड रेस है, बस समझ आ रही है। इसी तरह से ये नेगेटिव चार्ज, इनका पॉजिटिव चार्ज है तो इनको पॉजिटिव रेस का भी नाम दिया गया। ये भी सुना होगा आपने, पॉजिटिव रेस। इन्हीं को प्रोटॉन का नाम भी दिया गया और एक और नाम भी दिया गया इनको, अगर आपको उसने सुना है, कैनार्ड रेस। इन्हीं को कैनार्ड रेस भी कहते हैं। ये चारों नाम एक ही चीज़ के, चारों चीज़ें एक ही हैं। कैनाल रेस क्यों कहते हैं, चूँकि ये इन परफोरेशन से ऐसे निकल रही थी। कैनाल कहा जाता है नहर को कहते हैं ना, जैसे पानी की नहरें होती हैं ना, उसमें पानी निकल रहा होता है,
एक दरिया में मुख्तलिफ नहरें बनाई जाती हैं, उससे पानी निकल रहा होता है, उसी तरह से इनके अंदर से रेडिएशंस बाहर आ रही थी कैनाल या नहर की तरह। दैट्स वाई कैनाल रेस इनको कहा गया था। तो इस तरह से क्या हुआ, डिस्कवरी हुई प्रोटॉन की। समझ गए? ठीक है बेटा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन में कुछ बेसिक चीज़ें हम देखते हैं, 6-7 प्रॉपर्टीज़ होंगी उसकी। सबसे पहली बात प्रॉपर्टी में हम इसकी प्रॉपर्टी याद रखिएगा। प्रॉपर्टी बताने वाले साइंटिस्ट इसके जे थॉमसन। तो प्रॉपर्टीज़ इसकी इन्होंने नहीं बताई थी, मतलब जो है वो गोल्डस्टीन ने नहीं बताई थी। प्रॉपर्टीज़ बताने वाले थे जे थॉमसन। ठीक है, अब क्या प्रॉपर्टीज़ बताई थी? सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी चार्ज की तो हो सकती है, मतलब पहले पॉइंट में ये लिखता हूँ कि दे ट्रैवल इन, कौन सी लाइन? स्ट्रेट लाइन ना, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? क्या एनोड से कैथोड की तरफ? फ्रॉम एनोड टूवर्ड्स कैथोड, एक ये पॉइंट है। उसके बाद चूँकि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे तो शार्प शैडो कॉज करेंगे, शार्प शैडो बनाएंगे। तो दे कास्ट शार्प शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट। जो भी बॉडीज, जो भी रेडिएशंस स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं वो शार्प शैडो बनाती है, लाइट वगैरह जैसा। शार्प शैडो मतलब जैसी इमेज है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी शैडो। हाँ, अब चार्ज बता देते हैं। दे हैव पॉजिटिव चार्ज, उनका पॉजिटिव चार्ज होता है। तो क्या करते हैं? सो दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स, दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स कौन से प्लेट? नेगेटिव प्लेट इन मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रही बात? तो मैग्नेटिक फील्ड में नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। और क्या हो सकती है पॉइंट इसकी? हैवियर, हम कह सकते हैं इस तरह से कि यस, प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। और कोई पॉइंट प्रोटॉन्स के बारे में, पॉजिटिव रेस के बारे में? मास लिख सकते हैं, इनका मास होता है 1.67 एक्सपोनेंट -27 kg। और चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम। चौथी चीज़ हम E/m रेशो लिख लेते हैं। ठीक है, E/m रेशो ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन या पॉजिटिव रेस कह सकते हैं, या कैनल रेस, कुछ भी कह लो, ऑफ पॉजिटिव रेस। E/m रेशो पता है क्या होता है? चार्ज टू मास रेशो, बिल्कुल सही। तो E/m रेशो को हम लोग कहते हैं दिस इज चार्ज टू मास रेशो। E/m रेशो ऑफ पॉजिटिव रेस। अब इसका क्या, अच्छा देखो, कैथोड रेस एनोड रेस दोनों का E/m रेशो होता है ना भाई? अगर हम बात करें नॉर्मली, अगर हम जस्ट उसकी बात करें ना, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो E/m रेशो, चार्ज टू मास रेशो ऑफ नेगेटिव रेस या कैथोड रेस। कैथोड रेस से मुराद यहाँ पर हम क्या लेते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो ये कितनी हमारे पास आती है? चार्ज हो जाएगा 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम और मास हो जाएगा 9.1 एक्सपोनेंट -31 kg। ये 1.7588 एक्सपोनेंट, तो शायद 11 या 8 क्या 13 क्या आता है? 8 आ रहा है। इसको कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से। 8, 11, 13 में से कोई एक आएगा। मतलब देखो कुछ आएगा ना। कैलकुलेटर है किसी के पास? इसको इससे कैलकुलेट करें चार्ज टू मास रेशो। अरे डायरेक्ट कैलकुलेटर से करें ना, मसला नहीं है। 11 आ रहा है, सही, बस सही। 11 कूलम पर केजी। ये होती है बेटा क्या? E/m रेशियो ऑफ कैथोड रेस या इलेक्ट्रॉन, है ना? कैलकुलेट भी किया होगा फिजिक्स में आपने। अब लेकिन ये अगर हम E/m रेशियो ऑफ पॉजिटिव रेस निकालें, अब ये क्या होती है पॉजिटिव रेस?
E/m रेशियो पॉजिटिव रेस की क्या होती है, इज डिफरेंट फॉर एवरी गैस। ये समझने की बात है, डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये हर गैस के लिए डिफरेंट होती है। रीज़न क्या होती है, रीज़न ये होती है कि जब हम बात करते हैं ना कैथोड रेस की, तो कैथोड रेस से मुराद यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब हम बात करते हैं एनोड रेस की, एनोड रेस की बात करते हैं, या जब हम बात करते हैं पॉजिटिव रेस की, तो याद रखना है कि इससे मुराद हमारे पास प्रोटॉन नहीं होता। असल में इसके मतलब प्रोटॉन के बजाय क्या होता है पता है, न्यूक्लियस। चूंकि जब आयोनाइजेशन होती है ना, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अलग नहीं होते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन अलग होता है। प्रोटॉन तो पूरा न्यूक्लियस की फॉर्म में ही रहता है, न्यूट्रॉन के साथ मिला हुआ। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज आपको मिल रहा है, तो ये न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस पूरा मूव करके जाता है इधर पे, जिस पे प्रोटॉन भी है पॉजिटिव चार्ज, पूरा न्यूक्लियस है। अब जाहिर सी बात है, न्यूक्लियस है अगर, तो उसका हर का मास अलग है, हाइड्रोजन का अलग है। जब हम कैथोड रेस की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन तो सबके एक जैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन का हो। लेकिन जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस अलग है, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस अलग है, नाइट्रोजन के न्यूक्लियस अलग है, सबके मासेस डिफरेंट है। इसलिए जब हम गैस को चेंज करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो उसकी वजह से E/m रेशियो जो है ना, वो हमारे पास चेंज हो रहा होता है। जबकि कैथोड रेज में ऐसा नहीं होता। कैथोड रे में हम लोग क्या लिखते हैं कि E/m रेशियो इज सेम फॉर ऑल द गैसेस। देखिए एनोड रेस के लिए, प्रोटॉन्स के लिए लिखते हैं कि इट इज़ डिफरेंट फॉर ऑल द गैसेस। तो ये बात समझने की, ठीक है, बस हो गया प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद हमें ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करना है। ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने से पहले ना आपको कुछ एटॉमिक मॉडल्स वगैरह ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर हो जाएगा आपका। देखो एटॉमिक मॉडल्स, एटॉमिक मॉडल किसे कहा जाता है, व्हाट इज एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल एटम का स्ट्रक्चर, या हाउ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर अरेंज्ड इन एन एटम, दैट्स कॉल्ड एटॉमिक मॉडल। अब ये बहुत सारे एटॉमिक मॉडल्स हमारे पास आए हैं बेटा, ठीक है। सबसे पहला जो एटॉमिक मॉडल आया वो पेश किया था किसने भाई, जॉन डाल्टन ने। और जॉन डाल्टन ने जो पेश किया था, दिस इज कॉल्ड सॉलिड बॉल मॉडल, या बिलियर्ड बॉल मॉडल कहते हैं ना, इसको याद होगा आपको, सॉलिड बॉल मॉडल कहलाता है ये। इनके लिहाज से एटम किस तरह से था बेटा, एक सॉलिड बॉल की तरह था। ये सबसे पुराने सन 1800 के दौर की बात, 1800 की। उनके लिहाज से एटम इस तरह से था, एक सॉलिड बॉल की तरह था, उसके अंदर और कुछ भी नहीं था। ये सन 1800 में ऐसा एटम को ऐसा समझा जाता था, एटम ऐसा है। बाद में जाकर फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर हुए सन 1800 के एंड में, 1800 जब ख़त्म होने वाला था ये सेंचुरी, तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन डिस्कवर हुए। डब्ल्यू क्रूक ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन डिस्कवर किया, और इससे हमारे पास सेकंड एक एटॉमिक मॉडल आया जो पेश किया कि किसने किया था, जे थॉमसन ने। इस मॉडल का नाम सुना है कभी आपने? इस मॉडल को हम लोग कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, सुना है नाम? थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है उसको। इसको उन्होंने क्या कहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि एटम जो है ना, वो एटम के अंदर, एटम खाली नहीं है, एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस स्कैटर्ड है, हर तरफ बिखरे हुए। जैसे तरबूज के अंदर, वाटरमेलन के अंदर, वाटरमेलन के जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, वो बिखरे होते हैं हर तरफ, बिल्कुल इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एटम के अंदर बिखरे हुए। ये प्लम पुडिंग मॉडल कहलाता है। सन 1900 में जो कि दिया किसने, जे थॉमसन ने। ये मॉडल चला कुछ सालों तक, बाद में सन 1911 आया, इसके 11 साल बाद थर्ड एक साइंटिस्ट आए जो जे थॉमसन के स्टूडेंट थे। उनका नाम था लॉर्ड एर्नेस्ट रदरफोर्ड, नाम सुना होगा आपने, लॉर्ड एर्नेस्ट रदरफोर्ड, सिर्फ रदरफोर्ड भी कहते हैं। रदरफोर्ड ने एक नया मॉडल पेश किया। इस मॉडल को कहा जाता है न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ये इसके स्टूडेंट थे जे थॉमसन के। थॉमसन ने कहा था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हर तरफ बिखरे हुए। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, उस गोल्ड के एटम्स लिए, गोल्ड फॉइल लिया, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, उसमें उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाया, बम्बार्डमेंट करवा दी उसकी। और उसने देखा कि अगर हर तरफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स बिखरे हुए हैं, तो होना क्या चाहिए था
कि तमाम पार्टिकल्स को बैक हो जाना चाहिए था स्ट्राइक करके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। इससे पता लगता है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। पढ़ा होगा ये सब आपने। तो ये इससे उसको पता लगा कि ज़्यादातर एटम के साथ खाली होता है और एटम का सारा मास उसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस का सबसे पहले कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। तो उन्होंने ये इनका एटम इस तरह से था कि ये रहा प्रोटॉन, मतलब न्यूक्लियस सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहे होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का पाथवे इस तरह से उन्होंने इस तरह से बना दिया था। ऐसे करके जब एटम बनाया जाता है ना, तो ये असल में रदरफोर्ड का बनाया हुआ एटम है। देखा होगा भी एटम ऐसे भी बनता है। ये रदरफोर्ड का बनाया हुआ डायग्राम है कि एटम ऐसा होता है, लेकिन आप ऐसे नहीं बनाते। ये 1911 में ऐसा, 1911 में ये हिस्ट्री चल रही है पूरी। बाद में इसके अंदर फिर थोड़े से इश्यूज़ आ गए। अब इश्यूज़ क्या आ गए? इशू एक तो ये आया कि उसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन है ना मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में मतलब न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है, और उसने कहा था कि लगातार क्या कर रहा है, एनर्जी एमिट कर रहा है, लगातार एनर्जी एमिट कर रहा है। तो लोगों ने यही कहा लगातार एनर्जी एमिट करेगा तो एक न एक वक्त आएगा ये रुक जाएगा, ख़त्म हो जाएगी एनर्जी और रुक जाएगा ये। और अगर लगातार एनर्जी खर्च कर रहा है तो हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसका कंटिन्यूस मिलेगा, लेकिन उसके बजाय हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। पढ़ा ये सब। तो ये कुछ डिफेक्ट्स थे रदरफोर्ड के, जिसकी वजह से इस मॉडल को रिजेक्ट किया गया। फिर एक चौथा मॉडल हमारे पास आया जो पेश किया था नील्स बोहर ने। नील्स बोहर, जिन्होंने रदरफोर्ड की मिस्टेक्स को करेक्ट किया था। नील्स बोहर ने डैनिश फिजिसिस्ट थे, डेनमार्क में पैदा हुए थे। ठीक है, और इन्होंने एक नया मॉडल पेश किया। उस मॉडल का कहा जाता है सोलर सिस्टम मॉडल ऑफ एटम, या सोलर सिस्टम मॉडल सिर्फ कह सकते हैं। इसमें उन्होंने कहा जैसे सोलर सिस्टम में क्या होता है कि सूरज बीच में है और प्लैनेट्स जो है वो अराउंड सन के मूव कर रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे होते हैं। ये कॉन्सेप्ट था जो कि 1913 में नील्स बोहर ने दिया था। ये वाला जो एटम है ना, चौथी जो मैंने डायग्राम बनाई है, ये नील्स बोहर का एटम कहलाता है। तो देखो किस तरह से चेंजिंग है एटम की शेप्स में, उसके मॉडल्स में। अब उसमें उसने भी कुछ चीज़ें बताई थी नील्स बोहर ने उसके अंदर। तो बोहर ने क्या बताया था कि अब ये जो है ना, ये उसने ये जो ऑर्बिट्स थे तो इनको उसने ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट पेश किया था, सर्कुलर ऑर्बिट्स का। इसको ऑर्बिट भी कहते हैं, इसको हम लोग शेल भी कहते हैं, इसको हम लोग एनर्जी लेवल भी कहते हैं, इसी को हम लोग स्टेशनरी स्टेट भी कहते हैं। ये सब एक ही चीज़ें हैं, चाहे आप कोई भी नाम दे दो। उसने कहा था इलेक्ट्रॉन्स इस पर मूव कर रहे होते हैं एनर्जी लेवल पर, और जब तक इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं ना तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ना तो रेडिएट करता है। ठीक है, हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर में आता है तो एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, लो से वापस हाई में जाता है तो क्या करता है, एनर्जी को रिलीज़ कर देता है। और जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब रिलीज़ होती है वो इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा होती है। तो इसने जो नील्स बोहर है, नील्स बोहर ने जो है ना वो एक तरह से एक और साइंटिस्ट से मदद ली थी जिसका नाम था मैक्स प्लांक। ये भी नाम सुना होगा आपने, मैक्स प्लांक। तो उसने एक थ्योरी पेश की थी मैक्स प्लांक ने, जिसको हम लोग कहते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। अब ये प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहता है? ये क्वांटम से के वर्ड से निकला है। तो इसमें उन्होंने कहा था कि एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड एंड रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा। यही बात है ना भाई, कि एनर्जी जो है ना वो क्वांटा की सूरत में एब्जॉर्ब या रिलीज होती है। क्वांटा किसे कहा जाता है? क्वांटा और क्वांटम एक ही वर्ड्स हैं। यस, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। क्वांटा इज एक्चुअली द पैकेट्स ऑफ एनर्जी या पैकेट ऑफ एनर्जी। एनर्जी पैकेट्स जो है ना उनको हम लोग कहते हैं क्वांटा। तो जो एनर्जी है वो पैकेट्स की सूरत में हमारे पास एब्जॉर्ब या रिलीज होती है, और एनर्जी पैकेट्स को क्वांटा कहते हैं, मतलब जिनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिनकी कैलकुलेशन की जा सकती है। ठीक है, तो वो क्वांटा कहलाता है। ये बड़ी मशहूर थ्योरी थी, उसको प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कहते हैं। अब क्वांटा या क्वांटम एक ही वर्ड है, सिंगुलर प्लूरल का फ़र्क है। आप क्वांटा बहुत सारे हो सकते हैं, हर एक जितने भी हमारे पास कह लो कि एनर्जी की फॉर्म है वो क्वांटा की सूरत में ही एमिट होती है।
अब जैसे कि अब क्वांटम, एक क्वांटम हमारे पास होता है फोटोन। फोटोन क्या होता है? फोटोन इज एक्चुअली द क्वांटा ऑफ लाइट। जो रोशनी है, विजिबल रेडिएशंस जो होती हैं रोशनी, उसका जो क्वांटा होता है उसको फोटोन कहा जाता है। तो फोटोन क्या है? फोटोन इज एक्चुअली एन एग्जाम्पल ऑफ क्वांटा। तो लाइट के, जब हम लाइट को पढ़ रहे होते हैं ना फिजिक्स में, तो हम फोटोन वहाँ पर पढ़ रहे होते हैं। तो फोटोन भी एक क्वांटा ही है ना, लेकिन सिर्फ लाइट के लिए है। लेकिन अगर हम एक्सरेज की बात करें, गैमा रेज की बात करें, रेडियो वेव्स की बात करें, माइक्रोवेव्स की बात करें, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की बात करें, इंफ्रारेड रेज की बात करें, तो वहाँ पर हम लोग फोटोन का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, वहाँ पर हम लोग क्वांटा कहते हैं जस्ट। तो फोटोन का वर्ड सिर्फ और सिर्फ जो है ना हम लोग विजिबल रेडिएशंस के लिए लेते हैं, विजिबल लाइट के लिए। अदरवाइज हम लोग जस्ट क्वांटा कहते हैं। गैमा रेज के फोटोन नहीं होंगे, गैमा रेज को क्वांटा होंगे। सही है। तो एनर्जी जितनी भी एब्जॉर्ब रिलीज होती है वो क्वांटा की फॉर्म में होती है और इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। अब एनर्जी कितनी रिलीज़ हुई है इसके हवाले से उन्होंने बताया था कि फॉर्मूला एक पूरा ड्राइव किया था ना कि E इज़ इक्वल टू एच इंटू न्यू। ये प्लांक्स इक्वेशन कहलाती है, फेमस प्लांक्स इक्वेशन है। E तो यहाँ पर हमारे पास होगी एनर्जी, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज़ हो रही है। H क्या यहाँ पर होता है हमारे पास? यस, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, दिस इज प्लांक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है? हाँ, 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल सेकंड, यही होती है। दिस इज कॉल्ड प्लांक्स कांस्टेंट, मैक्स प्लांक ने बताया था। और न्यू क्या है ये? दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो h इंटू न्यू जब हम करते हैं तो फिर हमें h और न्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी हमें पता लग जाएगी। ये बहुत फेमस इक्वेशन है, प्लांक्स इक्वेशन उसको कहा जाता है। तो नील्स बोहर ने इसी से मदद हासिल की थी। नील्स बोहर ने यही कहा था कि जब एनर्जी ट्रांजिशन हो रही है हम उसको बता सकते हैं। किस तरह से बता सकते हैं? बोहर के मुताबिक कि डेल्टा E अगर हमें मालूम करना है उसका चेंज इन एनर्जी कितनी आई, तो ये हो सकता है कि E2 माइनस E1 अगर आप कर ले तो पता लग जाएगा। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं 2 एनर्जी लेवल्स है ना हमारे पास, कि मान लेते हैं कि E1 है E2 है, E2 की एनर्जी को E1 से माइनस करेंगे तो हमें पता लग जाएगा एनर्जी में चेंज कितना आ रहा है। या फिर हम डेल्टा E को h न्यू से भी मालूम कर सकते हैं प्लांक्स के मुताबिक, क्योंकि दोनों फॉर्मूले हमारे पास होते हैं एनर्जी को मालूम करने के। E2 माइनस E1 से भी कर सकते हैं और h न्यू से भी कर सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो नील्स बोहर ने मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी को इस्तेमाल किया अपने इस उसमें एटॉमिक थ्योरी में। इसने एक और बात भी बताई थी नील्स बोहर ने, वो भी बात इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है। तो उसने क्या बात बताई थी याद रखने की बात कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द इंटीग्रल, याद है कुछ? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। अब इस पॉइंट को समझे क्या मतलब है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो उसने कहा था कि अगर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, एंगुलर मोमेंटम को किस तरह निकालते हैं? m इंटू वी इंटू आर, ये हमारे पास कहलाता है एंगुलर मोमेंटम। तो mv/r ये पूरा एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। तो ये बराबर होगा किसके? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h। इंटीग्रल मल्टीपल का क्या मतलब होता है? इंटीजर मतलब किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो ये हो जाएगा NH अपॉन 2 पाई। ये भी इसने एक रिलेशनशिप बताई थी कि एंगुलर मोमेंट अगर आप निकालना है किसी भी शेल में तो आप NH अपॉन 2 पाई से निकाल सकते हैं। यहाँ पर n हमारे पास क्या हो जाएगा? दिस इज नंबर ऑफ शेल, इंटीजर है जो नंबर ऑफ शेल को शो कर रहा है। फर्स्ट शेल के लिए अगर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो n की वैल्यू 1 रख दें, 2 के लिए 2 रख दें। और जो पूरी जो इक्वेशन हमारे पास ये बनकर सामने आई, इस इक्वेशन को कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड बोहर्स क्वांटाइजेशन कहते हैं इसको हम लोग। जैसे अगर आपसे एक MCQs आ गया कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड शेल इज डैश, और 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए A B C D। एक दे दिया गया h अपॉन 2 पाई, एक दे दिया गया h अपॉन पाई, एक दे दिया गया 3h अपॉन 2 पाई, एक आपको दे दिया गया 2h अपॉन पाई। तो बताइए कि सेकंड शेल में एंगुलर मोमेंटम कितनी होगी?
और ये 2h/2 हो जाएगा ना भैया, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, h/π आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास कहलाती है बोहर्स क्वांटाइजेशन। ठीक है, तो नील्स बोर ने काफ़ी सारी बातें की थी अपनी पोस्टुलेट्स के अंदर, अगर आपने पढ़ी हैं। उसमें जो मेन बात है सबसे, तो वो यही है कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, और जब तक वो सर्कुलर पाथ में घूमते हैं तो एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं ना रिलीज़ करते हैं। हाँ, लेकिन लो, अगर वो हाई एनर्जी से लो से जब हाई में जाते हैं तो एनर्जी को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, और जब हाई एनर्जी से लो पे वापस आते हैं तो अब्जॉर्ब की हुई एनर्जी को रिलीज़ कर देते हैं। और जो भी एनर्जी अब्जॉर्ब रिलीज़ होती है वो प्लांक क्वांटम थ्योरी के मुताबिक क्वांटा की सूरत में होती है, जिसकी हम एनर्जी की कैलकुलेशन कर सकते हैं h के फॉर्मूले से, E2 - V1 से। और अगर आपको एंगुलर मोमेंटम बताना है किसी इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, तो वो आप NH/2 के फॉर्मूले से बता सकते हैं। बात समझ में आ गई ये सब बातें?